चलिए दोस्तों, कंप्यूटर आईसीटी का ये हमारा दूसरा क्लास है जिसमें हम और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रश्न जो है, इससे पहले हमने 50 प्रश्न जो है वह पहले क्लास में कर लिए है ना। चलिए, ये दूसरा क्लास है जिसमें हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न है 51 नंबर। एक कंप्यूटर सिस्टम में खाली से स्थान से एक पंखा यानी कि एक पंखा जुड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? रैम, रोम, वीडीयू या फिर सीपीयू कहते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सीपीयू। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला है हमारा 52 नंबर प्रश्न। खाली से स्थान के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है। देखिए, हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट है ना, किससे किया जाता है? सिस्टम बस से, रोम से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से या फिर हार्ड डिस्क से। चलिए, तो हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या प्रदर्शन जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अगला है हमारा 53 नंबर प्रश्न। इसमें बोला जा रहा है कि डीवीडी रोम का मानक आकार क्या है? यानी कि जो डीवीडी रोम है इसका मानक आकार क्या है? 57 GB, 4.7 GB, 15 GB या फिर 9.4 GB। चलिए देखिए, तो जो डीवीडी है इसका जो मानक आकार है यानी कि स्टोरेज है, स्टोरेज की जो क्षमता है वो कितनी है? 4.7 GB है। ठीक है, कितनी है? 4.7 GB। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि डीवीडी जो है, डीवीडी रोम का मानक आकार कितना है? 4.7 GB है। यह सिंगल साइडेड है ना, सिंगल लेयर वाला होता है। ठीक है, सिंगल साइडेड डबल लेयर डीवीडी यदि सिंगल साइड और डबल लेयर हो तो उसके लिए कितना हो जाएगा? 8.5 GB। ठीक है, अगर सिंगल साइड और सिंगल लेयर रहेगा तो 4.7 GB है। ठीक है, आगे देखिए अगला, इसी में अगर जो साइड्स है वो डबल होंगे और सिंगल लेयर होंगे, ठीक है, तो 9.4 GB रहेगा। ठीक है, डबल साइडेड डबल लेयर रहेगा तो क्या हो जाएगा? 17.08 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो क्षमता है, उस भंडारण जो क्षमता स्टोरेज है उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा 54 नंबर प्रश्न। सामान्य रूप से मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, ये बताना है। यानी कि मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्या जो है वह ज़रूरी नहीं है? तेज सीपीयू ज़रूरी नहीं है, छोटी स्टोरेज डिवाइस ज़रूरी नहीं है, बड़ी मेन फ्रेम या फिर अच्छा ग्राफिक टर्मिनल। तो देखिए, यहाँ पर जो 54 नंबर है इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाए, मतलब कि जो गलत है वो क्या है? छोटी स्टोरेज डिवाइस नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर के लिए हमें क्या चाहिए? बड़ी स्टोरेज क्षमता वाली मेमोरी चाहिए, है ना। छोटी क्षमता वाली इसके लिए हम मल्टीमीडिया कंप्यूटर या मल्टी यूज़र के लिए नहीं उपयोग कर सकते। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे होने चाहिए? तेज़ होने चाहिए, छोटी स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, बड़ी मेन फ्रेम मेमोरी होनी चाहिए, यानी कि जो स्टोरेज क्षमता है वो कितनी होनी चाहिए? बहुत बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ग्राफिक टर्मिनल भी होना चाहिए, तभी तो हम क्लियर और बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्या कर सकते हैं? अपना संचार कर सकते हैं ना, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 55 नंबर प्रश्न। देखिए, 55 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति मापते हैं नैनो सेकेंड में, मेगाबाइट में, कैरेक्टर प्रति सेकंड में या फिर मेगाहर्ट्ज में। जो कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति है ना, उसको हम किस में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज में, है ना, मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, जिसे हम MHz के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, यहाँ पास कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको देख लेंगे। कंप्यूटर द्वारा रीड किए गए जो इंस्ट्रक्शन है उसको किससे मापा जाता है? MIPS से, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड से मापते हैं।
कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर की गति मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेगाहर्ट्ज़ या फिर गीगाहर्ट्ज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर तो ये नहीं दिया था, है ना, क्या दिया था, केवल मेगाहर्ट्ज़ दिया था, गीगाहर्ट्ज़ तो नहीं दिया था। ठीक है, इसलिए हम क्या लिए थे, मेगाहर्ट्ज़ को लिए थे। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 56 नंबर प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। अब देखिए फिर से आ गया, माइक्रो प्रोसेसर की जो गति है उसको किससे मापा जाता है, तो एक तो मेगाहर्ट्ज़ से मापा जाता है और एक गीगाहर्ट्ज़ से, है ना। तो यहाँ पर मेगाबाइट्स दिया है, मेगाहर्ट्ज़ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर गीगाहर्ट्ज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो किससे मापा जाता है, गीगाहर्ट्ज़ से, गीगाबाइट से नहीं नापा जाता है, ना ही किलोबाइट से। चलिए अगला है हमारा 57 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है, यानी कि इसमें से कौन सी है जो कंप्यूटर जो है वह समझ लेता है ना, तो वो हमें देखना है। पूर्ण संख्या को समझता है, पूर्णांक को समझता है, या फिर बाइनरी संख्या, या फिर भिन्न को। तो देखिए कंप्यूटर जो है वह किसको समझता है, बाइनरी संख्या को, है ना। बाइनरी सिस्टम से ही जो चलता है कंप्यूटर, इसकी जो लैंग्वेज होती है वो किस में लिखी जाती है, तो बाइनरी नंबर्स में लिखी जाती है। ठीक है, जिसे हम 0 1 के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 58 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है, यानी कि कौन से गणित पर आधारित है ये बताना है। रेखा गणित पर, बीज गणित पर, अंक गणित पर, या फिर बूलियन बीज गणित पर। चलिए, तो जो कंप्यूटर जो है वह, कंप्यूटर पर जो गणित यूज़ किया जाता है वो कौन सा गणित होता है, बूलियन बीज गणित होता है, जिसे हम बाइनरी नंबर्स के नाम से भी जानते हैं ना। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्य उपयोग के लिए, ठीक है, किस उपयोग के लिए, वाणिज्य उपयोग के लिए, ठीक है, कॉमर्शियल उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। देखिए 4004 को, 8080 को, या फिर 8086, या फिर 8088 को। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है, देखिए वाणिज्य के लिए हम किसका उपयोग किए थे, 4004 का उपयोग किए थे। कब किए थे, 1971 में किया गया था। ठीक है, ये वाला सन भी याद रखेंगे कि इसको जो है वह वाणिज्य के लिए 1971 में यूज़ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 60 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे तेज प्रोसेसर है, सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा है, Core i1 R, Core i7, Core i5, या फिर Core i3। देखिए कोर जो IR है ना, ये तो है नहीं, है ना, तो Core i3 के बाद में बना है i5, Core i5 के बाद में क्या बना है, i7। तो सबसे फास्ट जाहिर सी है i7 ही रहेगा, है ना। तो सबसे जो तेज प्रोसेसर है वो कौन सा है, Core i7 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न, अगला है हमारा 61, निम्नलिखित में से किस चिकित्सकीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है, यानी कि देखिए कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है, एक्सरे, अल्ट्रासोनिक, ईसीजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब हम जो चिकित्सकीय जांच है ना, मेडिकल में हम किसका यूज़ करते हैं, तो एक्सरे का नहीं करते। ठीक है, एक्सरे जो है वह कैसी मशीन होती है, ये यहाँ पर हम एक्सरे और ईसीजी को नहीं लिया जाता है। यहाँ पर किसको लिया गया है आंसर के रूप में, अल्ट्रासोनिक को लिया गया है। ठीक है, किसको लिया गया है, अल्ट्रासोनिक को। क्यों लिया गया है, तो ये बुनियादी आवश्यकता के रूप में अल्ट्रासोनिक को लिया जाता है। ठीक है, इस पर जो देखिए एक्सरे क्या होता है, तो एक्सरे जो है वह, ये जो है कंप्यूटर में रीडिंग खुद से देता है ना, जबकि अल्ट्रासोनिक में हम क्या करते हैं, खुद बैठ कर के इसको करते हैं। ठीक है, ईसीजी भी वही होता है कि यहाँ पर जो है वह ईसीजी क्या करता है, ईसीजी जो है वह रीड करके ही हमें आउटपुट देता है ना, जबकि अल्ट्रासोनिक में हम क्या करते हैं, बुनियादी रूप से समक्ष रह करके करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर इसको लिया गया। अगर यहाँ पर उपर्युक्त सभी होता है ना, तब हम उपर्युक्त सभी को लेते हैं। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया गया, तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, अल्ट्रासोनिक को देंगे। ठीक है,
चलिए देखिए, इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। देखिए, इस प्रश्न को क्या किया गया था, विलोपित कर दिया गया था। ठीक है। पेरीफेरल डिवाइस का उपयोग, पेरीफेरल तो सभी थे, है ना, लेकिन इसको विलोपित कर दिया। लेकिन इसका जो मेन आंसर है ना, देखिए इसको व्यापम ने विलोपित किया, लेकिन एसएससी ने अल्ट्रासोनिक लिया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है आपका एक ऑफलाइन डिवाइस है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है ऑफलाइन डिवाइस है। डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं है, डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस जो है वह ऑफलाइन डिवाइस कहलाता है। तो देखिए, ऑफलाइन डिवाइस जो है वह क्या होता है, कंप्यूटर से सीधे कनेक्ट नहीं रहता है ना, उसको हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं। तो डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं रहता उसी को हम क्या कहेंगे, ऑफलाइन डिवाइस कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा अगला प्रश्न। देखिए, गूगल का संस्थापक कौन है। लैरी पेज, सर सर्गी ब्रिन, ना तो एक, अब देखिए कूट वाला प्रश्न है, या तो लैरी पेज होगा या फिर सर्गी ब्रिन। तो देखिए यहाँ पर जो लैरी पेज है और सर्गी ब्रिन है, दोनों ने क्या किया था, इसको दिया था। ठीक है, दोनों ने ही क्या किया था, गूगल के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि गूगल का संस्थापक 4 सितंबर 1988 को मेन मेनलो पार्क, है ना, कैलिफोर्निया में हुई थी, जिसमें लैरी पेज और सर्गी ब्रिन दोनों ही थे। ठीक है, आगे देखिए, अगला है हमारा 64 नंबर प्रश्न। लैरी पेज के साथ गूगल की यह सह स्थापना किसके साथ थी, यानी कि लैरी पेज के साथ साथ और कौन थे, तो सर्गी ब्रिन थे। ठीक है, जस्ट अभी देखे हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 65 नंबर। ईमेल के आविष्कार, यानी कि ईमेल का जो आविष्कारक है वो कौन है। टिम बर्नर्स-ली है, चार्ल्स बेबेज है, रे टॉमलिंसन है, या फिर पॉल बैचेथ है। तो देखिए, रे टॉमलिंसन ने क्या किया था, ईमेल का आविष्कार किया था। किसने किया था, रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न है। जो ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो रे टॉमलिंसन ने। टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था, तो डब्ल्यू का आविष्कार किए, है ना। और जो चार्ल्स बेबेज है, इसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर के जनक कहते हैं, है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा सीडी का आविष्कारक कौन था। देखिए, सीडी का मतलब कि सीडी जो है उसका आविष्कार किसने किया था, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो आविष्कार है रसेल ने किया हुआ है, जेम्स रसेल ने। ठीक है, याद रखेंगे, जेम्स रसेल ने इसका आविष्कार किया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगला है हमारा क्विक टाइम फॉर्मेट। क्विक टाइम फॉर्मेट खालिस स्थान के द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एप्पल या फिर गूगल के द्वारा। देखिए, जो क्विक टाइम फॉर्मेट है, किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, तो एप्पल कंपनी के द्वारा इसको आविष्कार किया गया। किसके द्वारा, एप्पल कंपनी के द्वारा इसको आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये नया शब्द है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्विक टाइम फॉर्मेट एप्पल कंपनी के द्वारा 1991 में विकसित किया गया। यह एक फाइल फॉर्मेट है जो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट को समाहित रखता है। क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट QTFF, है ना, QTFF के नाम से भी इसको जानते हैं। फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट QT या फिर डॉट मूव होता है। ठीक है, क्या होता है, डॉट QT या फिर डॉट मूव के नाम से होता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगला है हमारा 68 नंबर प्रश्न। सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए, जो सॉफ्टवेयर शब्द है ना, शब्द का उस उपयोग जो है वह किसने किया था। डेनिस रीचे ने, रोनाल्ड डंकिंग या फिर विस्टन
टर्की या फिर हम जॉन डब्ल्यू टूके। तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, इस शब्द को सबसे पहले किसने कहा था? जॉन डब्ल्यू टूके ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? जॉन डब्ल्यू टूके ने कहा था। कब कहा था इसको? तो याद रखेंगे 1957 को इसे कहा गया था। ठीक है, 1957 में पहली बार सॉफ्टवेयर नाम शब्द जो है वह किसने कहा है? जॉन डब्ल्यू टूके ने कहा है। चलिए देखिए वही दिया हुआ है कि जॉन डब्ल्यू टूके ने सन 1957 में पहली बार सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग किया। जॉन एक अमेरिकन गणितज्ञ और सांख्यिकी विशेषज्ञ थे। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है हमारा 69 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक उपयोग है? वर्ड प्रोसेसिंग करता है, गेम्स खेलना, इंटरनेट ब्राउज करना। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का एक उपयोग है, हम कंप्यूटर को किस रूप में उपयोग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग करते हैं, गेम्स खेलने के लिए उपयोग करते हैं, इंटरनेट ब्राउज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए ये तो है हमारा, है ना। गेम्स खेलने के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन हम वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर के उपयोग के रूप में नहीं करते हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर में कार्य के रूप में वर्ड प्रोसेसिंग को करते हैं। ठीक है, तो ये कार्य से संबंधित है और ये जो है वह उपयोग से संबंधित है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये कि जो है वर्ड प्रोसेसिंग जो है वह कार्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो है वह क्या हो जाएगा? देखिए सॉरी यहाँ पर तीनों को ही आंसर लिया गया है। वर्ड प्रोसेसिंग, गेम्स खेलना और इंटरनेट ब्राउज करना तीनों ही क्या है? कंप्यूटर के उपयोग के रूप में आता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गलत हो गया था, सुधार लेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 70 नंबर प्रश्न। देखिए 70 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पोर्ट का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर पोर्ट, देखिए कंप्यूटर पोर्ट यानी कि एक प्रकार का कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, वो पोर्ट के बारे में बोल रहा है ना। तो पेरीफेरल पोर्ट होता, देखिए पैरेलल पोर्ट होता है, नेटवर्क पोर्ट, देखिए यहाँ पर पेरीफेरल पोर्ट, बैकअप पोर्ट या फिर यूएसबी पोर्ट या फिर नेटवर्क पोर्ट, इसमें से एक जो है वह नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखिए जो 70 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर है यहाँ पर पेरीफेरल पोर्ट तो होता है, नेटवर्क पोर्ट भी होता है और यूएसबी एक पोर्ट के रूप में ही जाना जाता है। लेकिन जो बैकअप होता है ये पोर्ट नहीं है ना। बैकअप जो है वह पोर्ट नहीं है। बैकअप क्या होता है? तो बैकअप जैसे कि हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा रखे है ना, तो उसको यदि कंप्यूटर क्षति पहुंचता है तो हम उस डाटा को फिर से उपयोग के लिए हम क्या करते हैं? बैकअप के लिए रखते हैं। ठीक है, तो बैकअप वो होता है, ना कि ये पोर्ट है। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट और नेटवर्क के लिए कंप्यूटर में पोर्ट उपलब्ध है, परंतु बैकअप का नाम कोई पोर्ट नहीं है। यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसका कार्य कंप्यूटर की मेमोरी दूसरी प्रति बनाना यानी कि बैकअप बनाने के रूप में होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 71 नंबर प्रश्न। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किस पर चढ़ा हुआ होता है? माउस पर, यूएसबी पर, कीबोर्ड या फिर मदरबोर्ड। यानी कि चढ़ा हुआ कहने का मतलब है लगा हुआ, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वह किस पर लगा होता है? तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो है वह कहाँ लगा रहता है? मदरबोर्ड के अंदर में लगा रहता है ना। चलिए अगला है हमारा 72 नंबर प्रश्न। सीपीयू जो एक कंप्यूटर का हृदय है, वह कुछ नहीं परंतु एक तेज खाली स्थान है। जो सीपीयू है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। रोम है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है या फिर कैलकुलेटर के रूप में हम सीपीयू को उपयोग करते हैं। तो देखिए हम जो सीपीयू है उसको हम क्या कहते हैं? कैलकुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्ट, एक तेज कैलकुलेटर होता है जो सभी कार्यों को क्या करता है? क्रियान्वित करता है। क्या करता है? क्रियान्वित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 73 नंबर प्रश्न। जब अंक गणित तर्क इकाई
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और नियंत्रण इकाई जो कंट्रोल यूनिट को एक एकल इकाई में संयोजित किया जाता है तो इसे खालिश स्थान के रूप में जाना जाता है। देखिए, हम जब अर्थमेटिक जो एएलयू है और कंट्रोल यूनिट है, दोनों को जब हम एक साथ उपयोग करते हैं तो कहाँ करते हैं ये पूछा जा रहा है। इनपुट आउटपुट मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर मेन यूनिट के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही जो एएलयू है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और जो सीयू है, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ करके काम करते हैं, किसमें, सीपीयू में। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 74 नंबर प्रश्न। प्रोसेसर यूनिट निम्नलिखित में से किसका संकलन है। जो प्रोसेसर यूनिट है वो निम्नलिखित में से किसका संकलन है। एएलयू और मॉनिटर का, एएलयू और कंट्रोल यूनिट का, प्रिंटर और एएलयू का, कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर का। देखिए, यहाँ पर जो प्रोसेसर यूनिट की बात कर रहे हैं ना, प्रोसेसर यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। और सीपीयू में क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों होते हैं। ठीक है, और मॉनिटर तो होगा नहीं, मॉनिटर कंप्यूटर के भाग में आ जाएगा। प्रिंटर और प्रिंटर जो है वह नहीं है। ठीक है, इसलिए जो बाकी के ऑप्शन है वो कट गए। आगे देखिए, अगला है हमारा 75 नंबर प्रश्न। देखिए, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जगह या जगहें हैं जहां कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। बैंक में कंप्यूटर, स्कूल में कंप्यूटर, कॉलेज में कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर का उपयोग तो सभी जगह किया जा रहा है ना, तो ये सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है हमारा 76 नंबर प्रश्न। सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर, सामान्य प्रयोजन है ना, यानी कि सामान्य उपयोग के लिए जो कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एक छोटा डेटाबेस बनाने के लिए, गणना कर, या फिर दूसरा गणना करता है, अकाउंटिंग के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। जो सामान्य प्रयोग के लिए है ना, कंप्यूटर हम जो उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं। तो देखिए, हम छोटा डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं, अकाउंटिंग के लिए भी कर सकते हैं, और गणना करने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 77 नंबर प्रश्न। देखिए, 77 नंबर प्रश्न। कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य भाग होते हैं, यानी कि जो सूचना प्रसंस्करण चक्र है उसमें कितने भाग होते हैं, ये पूछा जा रहा है। 1, 2, 3 या फिर 4 भाग होते हैं। तो देखिए, जो सूचना प्रसंस्करण है, यानी कि जो कंप्यूटर के कार्य है, उसमें कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद में हम क्या करते हैं, आउटपुट निकालते हैं। आउटपुट करने के बाद में हम उस डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोरेज जो है वह हमारा क्या हो गया, चौथा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, आउटपुट, फिर हम क्या करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 78 नंबर प्रश्न। अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। रोगी का प्रवेश करने के लिए, देखिए, रोगी का प्रवेश करने के लिए, रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए, रोगी का निदान करने के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए, अस्पताल में हम कंप्यूटर का उपयोग क्या करते हैं, रोगी के प्रवेश के समय उसका जो चिप बनाते हैं उसके लिए, है ना, जो हम मेडिकल रिपोर्ट बना रहे हैं उसके लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए भी उपयोग करते हैं। रोगी के निदान के लिए भी हम आजकल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सभी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर का उपयोग हम किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं, दूरसंचार में कर सकते हैं, चिकित्सा में भी करते हैं, है ना, बैंकिंग में भी करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा।
चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 80 नंबर प्रश्न। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट यानी कि इनपुट करना, प्रोग्राम से डाटा का परिणाम यानी कि जो रिजल्ट होता है आउटपुट प्राप्त करने के संचालन को कहते हैं। तो देखिए हम इनपुट से आउटपुट तक जा रहे हैं ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग, इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन या फिर आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, डेटा प्रविष्ट करा रहे हैं, यानी कि इनपुट भी दे रहे हैं और डेटा का परिणाम यानी कि आउटपुट भी ले रहे हैं। तो दोनों ही क्या कार्य कर रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट यानी कि आईओ ऑपरेशंस हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 81 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है, यानी कि देखिए जो प्रोसेसर बना है उस प्रोसेसर में इसमें से एक नहीं है। तो AMD सिम्प्रोन एक प्रोसेसर है क्या, इंटेल पेंटियम या फिर OS X और 8086 एक प्रोसेसर है। देखिए यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर कौन सा नहीं है, तो ये तो एक प्रोसेसर है, ये भी एक प्रोसेसर है और 8086 भी एक प्रोसेसर। लेकिन जो मैकिन्टोश OS लिखा है ना, OS एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह प्रोसेसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मैकिन्टोश एक क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और मैकिन्टोश जो है वह किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, तो इसको शायद एप्पल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए मैकिन्टोश के बारे में देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन CPU की गति मापने की इकाई नहीं है, यानी कि CPU की गति को हम किस में नहीं माप सकते, MIPS में। देखिए MIPS में या फिर MF फ्लॉप्स में या फिर गीगाहर्ट्ज में या फिर GB में। चलिए 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गीगाबाइट में हम CPU की गति को नहीं मापते हैं ना। MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड से हम मापते हैं, गीगाहर्ट्ज से भी मापते हैं, MF फ्लॉप्स से भी हम क्या करते हैं, इसकी गति को मापते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में ज़्यादातर MF फ्लॉप्स जो है वह सुपर कंप्यूटर को मापने, CPU की गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, MIPS से कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है, MF फ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए किया जाता है, जबकि गीगाहर्ट्ज से CPU की स्पीड को मापा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर तीनों ही क्या है, CPU की स्पीड या कंप्यूटर स्पीड को मापने के लिए किया जाता है ना। जबकि जो हमारा जो चौथा ऑप्शन था GB है ना, तो GB जो है वह एक मेमोरी का प्रकार था। ठीक है, GB जो है वह मेमोरी स्टोरेज का क्या है, प्रकार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग 83 नंबर प्रश्न। निम्न में से किसका उपयोग CPU की क्लॉक स्पीड यानी कि स्पीड मापने के लिए होता है, गीगाहर्ट्ज का, अभिधारणा का यानी कि सीक टाइम का, अभिगमन काल का या फिर बीट प्रति सेकंड का। तो देखिए जस्ट अभी देखिए, गीगाहर्ट्ज से भी हम क्या कर सकते हैं, CPU की गति को माप सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए सीक टाइम के बारे में दिया हुआ है, किसी डिस्क ड्राइव को किसी डिस्क पर दी गई जानकारी का पता लगाने में लगने वाले टाइम को है ना क्या कहते हैं, अभिधारणा काल कहते हैं। यानी कि देखिए कि कोई एक डिस्क पहले से है और एक ये दूसरा डिस्क है ना, यानी कि ये एक कंप्यूटर है, इसको मैंने C1 मान लिया, इसको मैंने C2 मान लिया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसको मैं मान लो इसकी जानकारी को पता करना चाहता हूँ, है ना, इसकी जानकारी को मैं पता लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं जितने टाइम में पता लगाऊंगा वो क्या हो जाएगा, मेरा सीक टाइम हो जाएगा। वही बोल रहा है कि किसी डिस्क ड्राइव को किसी डिस्क यानी कि पहले वाले को दूसरे वाले कंप्यूटर की जो जानकारी है उसको पता लगाने में जितने समय लगेंगे, मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ C1 में है ना, और C2 के मुझे जानकारी चाहिए,
तो C2 की जानकारी को मैं निकाल रहा हूँ, तो उस जानकारी में जो लगने वाले समय है उसी को क्या कहूँगा, मैं सीक टाइम कहूँगा। ठीक है, चलिए। और जो अभी काल है, एक्सेस टाइम है। एक्सेस टाइम क्या होता है, तो देखिए एक्सेस टाइम के बारे में बता रहा है कि एक्सेस टाइम वह टाइम समय अंतराल है जिस पर एक निर्देश कंट्रोल यूनिट डेटा संग्रह करने के लिए अनुरोध करती है। यानी कि एक्सेस टाइम क्या है, मान लो कि एक कंप्यूटर है और आप उसको कोई इनपुट दिए हैं, तो वो जो है वह कंट्रोल यूनिट से जितने समय में उस डेटा को संग्रहित करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सेस टाइम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड है, तो ये तो हमारा आंसर सही है ना। पहला जो है वह सही है। दूसरा देखिए, मदरबोर्ड एक हार्डवेयर इकाई है, तो मदरबोर्ड हार्डवेयर ही है ना। मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। देखिए मदरबोर्ड को माइक्रो प्रोसेसर नहीं कहते हैं, बल्कि हम सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं ना। मेमोरी, सीपीयू और अन्य हार्डवेयर इकाइयाँ मदरबोर्ड के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड रहती, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो नहीं है वही क्या हो जाएगा हमारा सही, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 85 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो इसको हम सभी जानते हैं, सीपीयू को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। ऐसा तकनीक जो विशेषज्ञ है, वैज्ञानिक है ना, उसको निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है, उस तकनीक को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जावा कहते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं, या फिर ANN कहते हैं। तो देखिए, जो ऐसा तकनीक जो विशेषज्ञों यानी कि जो साइंटिस्ट है उसकी मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं, जो हमें तकनीक में मदद करता है ना। तकनीक में जो भी हमें सहायता की ज़रूरत होती है, तो उस सहायता की ज़रूरतों को पूरा कौन करता है, हमारा एक्सपर्ट सिस्टम करता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लगाना है। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है 87, डेटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है। यानी कि डेटाबेस का ऐसा एक ही हिस्सा है जो केवल एक ही प्रकार पर क्या करता है, मतलब कि एक ही प्रकार की जानकारी को रखता है। रिकॉर्ड कहेंगे, रिपोर्ट कहेंगे, फाइल कहेंगे, या फिर उसको फील्ड कहेंगे। तो देखिए उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं ना। किसी एक ही फील्ड के बारे में जानकारी दे रहा है, जैसे मान लो कि हम कोई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को रखे हैं ना, तो उस फील्ड के किसी पर्टिकुलर हिस्से को ही बता रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। जैसे कि मान लो कि विषय के नाम को आपने कोडेड कर लिया है कंप्यूटर में, है ना। तो जैसे आप केवल एक ही प्रकार की जानकारी देगा, है ना। अगर हम मैथ्स को टाइप करेंगे तो मैथ वाला निकल जाएगा, इंग्लिश को टाइप करेंगे इंग्लिश वाला निकल जाएगा, साइंस को करेंगे साइंस वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फील्ड जो है वह केवल एक प्रकार की जानकारी को रखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है, तो देखिए भौतिक उपकरण कौन कौन से हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, पैकेज भी नहीं है ना। तो भौतिक उपकरण क्या होता है, हार्डवेयर होता है। चलिए आगे देखते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म सभी को पता है ना। चलिए इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो है। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा, देखिए एस एस एल और TLS, क्या बोला जा रहा है, SSL और TLS संचार के साथ आमतौर पर कौन सा पोर्ट नंबर जुड़ा रहता है। यानी कि इन दोनों संचार के साथ में कौन सा एक नंबर है जो जुड़ा रहता है, ये कमेंट करेंगे ABCD।
देखिए तो यहाँ पर जो जुड़ा रहता है वो क्या जुड़ा रहता है, 443 है ना। इसके साथ में क्या जुड़ा रहता है, 443। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वर्चुअल पोर्ट की कुल संख्या जो है वह कितनी होती है, तो 65,535 होती है। कुछ प्रमुख पोर्ट नंबर के नाम निम्न है, जैसे कि HTTP एक प्रोटोकॉल होता है ना, प्रोटोकॉल है, इसके साथ में क्या होता है 80 जुड़ा रहता है, ठीक है। SMP सॉरी IMPA जो है एक प्रोटोकॉल है, इसके साथ में 143 है। जबकि SSL और TLS जिसे हम HTTPS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसमें क्या जुड़ा होता है, तो इसमें जो है वह 443 जुड़ा होता है, ठीक है। और TCL UDP जो है वह 3339 जुड़ा रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। HTTP के साथ में 80 और एक और होता है HTTPS के साथ में 443, SSL और TLS, और जो TCP और UDP होता है उसके साथ में क्या जुड़ा रहता है, तो 3339 सबसे ज़्यादा यूज होता है ये वाला है ना, और ये वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 91। प्रोसेसर चिप की गति मापी जाती है, यानी कि जो प्रोसेसर चिप है उसकी गति जो है वह किस में मापी जाती है, MBPS में, मेगाहर्ट्ज में, बीट पर सेकेंड में, या फिर बाइट प्रति सेकेंड में। देखिए यहाँ पर जो प्रोसेसर चिप है उसकी गति को किस में मापते हैं, मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। किस में मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज में प्रोसेसर की गति को प्रोसेसर चिप की जो गति है उसको मापा जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है हमारा 92 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का भाग है, यानी कि कंप्यूटर के भाग में कौन कौन से आते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है ना, और क्या आता है, रै रैम भी आता है, मदरबोर्ड भी आता है, यानी कि ये तीनों आ गए तो क्या हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 93 नंबर प्रश्न। कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्रों में होता है, यानी कि कंप्यूटर का उपयोग हम किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, तो सभी क्षेत्र में कर सकते हैं ना। खेल में भी करते हैं कंप्यूटर का उपयोग, मौसम के पूर्वानुमान में भी करते हैं, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में भी करते हैं, ठीक है। उपर्युक्त सभी में हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 94 नंबर प्रश्न। कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में है, परिशुद्ध खेती, कार्यस्थल, शिक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए कंप्यूटर का जो उपयोग है तो यहाँ पर भी क्या है, सभी में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अगला है हमारा 95 नंबर प्रश्न। खालिश स्थान सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी ICT का एक अनुप्रयोग है। देखिए हम सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए है ना कंप्यूटर में किसका उपयोग कर रहे हैं, गवर्नेंस का, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का, शासन और नैतिकता का, रिस्क और गवर्नेंस का। देखिए तो यहाँ पर हम किसका उपयोग कर रहे हैं, रिस्क और गवर्नेंस का, है ना। सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए जो सूचना और प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग किया जा रहा है वो रिस्क और गवर्नेंस में किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि के तहत किया जा रहा है। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 96 नंबर प्रश्न। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल नहीं होता है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या शामिल नहीं है, हार्डवेयर शामिल नहीं है, या फिर सॉफ्टवेयर, या फिर दोनों ही शामिल है, या फिर दोनों ही शामिल नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम में दोनों शामिल होते हैं ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर की ज़रूरत है और हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाए, उपरोक्त सभी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर उपरोक्त सभी कहने का अर्थ है इनमें से कोई नहीं को छोड़कर, है ना, यानी कि ऊपर जो ऊपर दिया है उसको बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है, यानी कि कंप्यूटर के बिना हम क्या नहीं कर सकते,
चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं कर सकते, पेंटिंग नहीं कर सकते, फिशिंग नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? तो देखिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के बिना क्या संभव नहीं है? तो इंटरनेट संभव नहीं है। यहाँ पर पूछा ऐसे जाना चाहिए था कि कंप्यूटर कंप्यूटर जो है वह किसके बिना कार्य नहीं करता, है ना? ऐसा मेरे ख्याल से पूछा जाना चाहिए था। चलिए देखिए, यहाँ पर वही बोल रहा है कि कंप्यूटर विकल्पों के आधार पर इंटरनेट का उपयोग कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है, यही बोल रहा था मैं। ठीक है, फिशिंग क्या होता है? तो देखिए फिशिंग के बारे में जानते हैं। फिशिंग किसी भी यूज़र से अपनी पहचान छुपाकर उसे उसकी गोपनीय सूचना प्राप्त करने का तरीका फिशिंग कहलाता है। यानी कि फिशिंग एक प्रकार की चोरी होती है ना? जो आपके बैंक अकाउंट से क्या कर सकता है? हेरा फेरी कर सकता है। जैसे कि आपको कोई फ़ोन आता है ना? कि या फिर ये वाले ओटीपी आपको बताना चाहिए। कंप्यूटर से फ़ोन मतलब कि आजकल जो बैंक वाले नाम से फेक कॉल आता है ना? तो उसमें क्या बोलता है कि ओटीपी को बताइए, आपका जो पैन कार्ड है वो नहीं बना है ना? या फिर जो बैंक का जो कार्ड है वो नहीं बना है, या फिर कुछ भी करके ओटीपी मांगने की कोशिश करता है। तो ऐसा हमें नहीं देना चाहिए। वो क्या करने की कोशिश करता है? फिशिंग कर रहा है ना? चलो आगे देखो, अगला हमारा 98 नंबर प्रश्न, कोविड-19 की मॉनिटरिंग। देखिए कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया था? आरोग्य सेतु, सार्थक सेतु, राजकोई, इन्फो ऐप या फिर कोविन ऐप? तो देखिए कोविड-19 के मॉनिटरिंग के लिए जो सरकार थे, है ना, जो भारत सरकार है, उसने क्या किया था? कोविड-19 ऐप जारी किया था, है ना? कोविन ऐप जारी किया था। सॉरी, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मॉनिटरिंग करने के लिए, है ना, मॉनिटरिंग करने के केवल प्रमाण प्राप्त करने के लिए हम कोविन ऐप, ठीक है। आरोग्य सेतु यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरोग्य सेतु जो है वह क्या करता था? मॉनिटरिंग करता था, जबकि कोविन ऐप क्या करता था? हमें प्रमाण पत्र देता था, ठीक है। देखिए यहाँ पास नीचे में कुछ यहाँ पास पढ़ते हैं। कोविड-19 ऐप की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु नाम का ऐप जारी किया था। इस ऐप को 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। इस इसके विकास कर इसके विकासकर्ता राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र भारत सरकार है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि ब्लूटूथ पर आधारित के सम किसी से संपर्क साधन संभावित हॉट हॉटस्पॉट का पता लगाना, ठीक है। और कोविन ऐप क्या करता था? तो कोविन ऐप जो है वह टीकाकरण सदस्य पंजीयन, यानी कि जो प्रमाण पत्र है, पहचान पत्र है, उसको देता था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 99 नंबर प्रश्न, कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता है? यानी कि ज़्यादातर हम कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते। कौन से क्षेत्र में? डिजिटल मार्केटिंग में नहीं करते, कम करते हैं क्या? इंटरनेट सर्फिंग में कम करते हैं, ई कॉमर्स में, या फिर कारपेंट्री जो दुकान है उसमें? तो कम रूप में कहाँ हम करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हम तो ज़्यादा रूप में मार्केटिंग में करते हैं, ज़्यादा रूप में ई कॉमर्स में करते हैं, है ना। जो मतलब कि 24/7 यहाँ पर बिजी रहते हैं इन तीनों में, लेकिन यहाँ पर 24/7 बिजी नहीं रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है 100 नंबर प्रश्न, कौन से क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से नहीं होता है? तो ये फिर से वही प्रश्न बन गया है, कारपेंट्री दुकान में, ठीक है। चलिए ये था आज का हमारा 50 और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए।